आज मैं पीजीटी का जो नया सिलेबस आया है उसको डिस्क्राइब करूँगी, है ना। और उस पूरे सिलेबस को टेबल व्यू में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। ये पीडीएफ या ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन आज भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको एक आइडिया होगा कि आपको किस टॉपिक में किस तरह से पढ़ना है ना। तो उसको हम समझेंगे कि किसी टॉपिक को सिलेबस में जो दिया गया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये आपके जो सिलेबस में दिया गया है मैं उसी को डिस्क्राइब करूँगी। सो याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना पढ़ के नहीं जाना है, इससे आसपास की चीज़ें भी पढ़नी है। लेकिन इस पीडीएफ में जितना बताया गया है आप उतना पढ़ लेते हैं वही सफिशिएंट होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो जो आपका सिलेबस है उसका सेक्शन 1 जो है उसमें लैंग्वेज पोर्शन दिया गया है, जिसमें आपका ग्रामर वोकैबुलरी है, उसको भी हम एक दिन देख लेंगे। और आज हम लिटरेचर के सेक्शन को देखते हैं, जिसमें जो हमारा सेक्शन 2 का ए पोर्शन है उसमें क्या है, लिटरेरी पीरियड। लिटरेरी पीरियड में आपका क्या क्या बताया गया है। लिटरेरी पीरियड स्टार्ट होता है आपका रेनेशा से। रेनेशा स्टार्ट होता है 1500 टू 1616, 1500 से 1660। याद रखिएगा, जो आपके पीजीटी का सिलेबस है वो रेनेसा से स्टार्ट होता है। इन्होंने इसमें मिडिल एज या ओल्ड एज को शामिल नहीं किया है, जैसे कि आपके जोफ्री चौसर हैं, ओल्ड एज के जो भी ओल्ड पीरियड के जो भी राइटर्स हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनेशा में आपको कोर आइडिया या क्या क्या पढ़ना है ना डिटेल में। तो ह्यूमनिज़्म पढ़ना है। ह्यूमनिज़्म क्या होता है, जो उस टाइम के राइटर्स थे उन्होंने लर्निंग की, ग्रीक बुक्स की, और उसके बाद स्कॉलर्स ने जो रीडिंग करते थे उनको ह्यूमनिस्ट कहा गया, और उस पीरियड में जो लर्निंग की उसको ह्यूमनिज़्म कहा गया। ठीक है। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल क्या होता है ये आपको जानना है। लर्निंग, रिफॉर्मेशन और एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें आपको रेनेशा के अंतर्गत पढ़नी है ना। आपको याद रखना है कि रेनेशा में आपको और क्या पढ़ना है, एज ऑफ शेक्सपियर, सोनेट, ड्रामा और ब्लैंक वर्स। यानी कि ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी हाईलाइटेड रही और इस एज की कोर चीज़ें थी, है ना। तो आपके शेक्सपियर तो टॉपिक में ही होंगे आपके सिलेबस में ही, लेकिन तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी इस पीरियड के लिए। उसके अलावा ये जो आपका ड्रामा या ब्लैंक वर्स है ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसको तो आप पढ़ेंगे ही, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है मेजर राइटर्स। इसके मेजर राइटर्स कौन थे रेनेशा टाइम के, तो शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर, बेकन, डन और मिल्टन, ये सारे, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेनेशा में कौन से मेजर राइटर थे या मार्लो किस एज से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना होगा। ठीक है। इसी तरह एग्ज़ाम के लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आपको इसके फीचर्स पढ़ने हैं रेनेशा में, इसके राइटर्स पढ़ने हैं, और इम्पॉर्टेंट वर्क जो भी इस पीरियड में लिखे गए हैं रेनेशा के टाइम में वो, और लिटरेरी फॉर्म, इस टाइम पे जिस भी लिटरेरी फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ या फिर उसका स्टार्टिंग हुआ, है ना। जैसे कि आपका ब्लैंक वर्स है, ड्रामा है, सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है ना। नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन भी रेनेशा का ही पार्ट है। इसमें क्या हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म, जो आपकी चर्च थी इसमें क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें गलत अंधविश्वास आप मान सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो उस टाइम जब लर्निंग हुई, लोग स्कॉलर्स ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और साइंस की तरफ जाने लगे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अंधविश्वास ज़्यादा करते हैं। और ये खास करके तब भी हुआ जब ये समुद्री रास्तों की खोज हुई, है ना। जैसे आपका 1498 1492 में अमेरिका और इधर इंडिया के समुद्री रास्तों की खोज हुई, तो इससे क्या हुआ, लोगों को ये लगा कि नहीं दुनिया और भी है ना, और भी समुंदर के बाद भी बहुत है। पहले क्या होता है, समुद्र नहीं क्रॉस कर सकते। ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा और शॉर्ट करती हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें पूरा देखना है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक बार में कंप्लीट भी नहीं होगा आपका सिलेबस। तो क्या करना है आपको, रिलीजियस प्रोटेस्ट हुए, इस टाइम में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए जब लोगों को लगा कि हम जो है ज़्यादा
अंधविश्वास को मानने लगे हैं। इन लोगों की, ये जो पोप थे, इन लोग की बात ज़्यादा मानने लगे हैं, है ना। तो वो अपने दिमाग से सोचने स्टार्ट कर दिए। इस टाइम में मार्टिन लूथर आपके जो है मेजर राइटर्स में आते हैं, या आपको इसके बारे में पढ़ना है और बाइबल के बारे में पढ़ना है कि कब लिखी गई, कब से स्टार्ट हुआ, है ना, किस लैंग्वेज में लिखी गई, किसने लिखी। चर्च रिफॉर्म के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चर्च रिफॉर्म, ठीक है। रिफॉर्मेशन में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, चर्च रिफॉर्म। और आपको राइटर कौन पढ़ने हैं, थॉमस मोर और टिंडेल, थोड़ी बहुत डिटेल देख लेनी है ना। इसके जो इनके जो बेसिक या मेजर काम थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, इस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, क्यों ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इसके पीछे के रीज़न क्या थे, और इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, इसका लिटरेचर में क्या असर पड़ा, ये आपको पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर रही हूँ, है ना, पढ़ा नहीं रही हूँ। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन, मोनार्की जब रिस्टोर होती है 1660 में, तभी आपका रेस्टोरेशन स्टार्ट होता है। रेस्टोरेशन पीरियड ये 1660 से 1700 के बीच में था। इसमें क्या हुआ, रीज़न, विट, सटायर, कॉमेडी ऑफ मैनर, इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया। यानी कि जब रेस्टोरेशन तक पहुँचे लोग तो वो हर चीज़ में क्वेश्चन करने लगे, रीज़न पूछने लगे। अगर आपको ये नहीं छूना है तो क्यों नहीं छूना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आप नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसको रीज़न बताइए। अगर रीज़न सेटिस्फाइंग है, साइंटिफिक है, तब तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर देते थे, है ना। विट, बुद्धिमानी का ज़्यादा यूज़ हुआ है इस टाइम में, है ना। और कॉमेडी ऑफ मैनर, और इसी बुद्धि पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे गए, ठीक है। और सटायर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोरिस्ट हुआ, सबसे ज़्यादा लिटरेचर इसी पे बेस्ड रहा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 सेकेंड, रिस्टोर इन 1660, 4 सेकेंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है। रेस्टोरेशन में पीजीटी है, डेप्थ में पूछने लगा है तो आपको डिटेल में पढ़ना ही होगा, है ना। नेक्स्ट आपके जो राइटर्स होंगे वो ड्राइडन, कॉनग्रीव और वैकेलरी, ये आपको पढ़ने होंगे। फीचर्स क्या है इसके, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके फीचर्स क्या इंपॉर्टेंट रहा है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपके बारे में जानना है। हेरोइक ड्रामा इस टाइम में ज़्यादा यूज़ हुए, तो इससे ड्राइडन ने हेरोइक ड्रामा का यूज़ किया था। तो आपको इन सारे राइटर्स को पढ़ना होगा डिटेल में। ये जो भी हमारी पीडीएफ में जितने भी टॉपिक या जो भी नाम मैंने दिए हैं, ये आपको रटे होने चाहिए पीजीटी के लिए, है ना। हेरोइक ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर, ड्राइडन के बारे में और कॉनग्रीव के बारे में, है ना, सटायर और सारी चीज़ें। और ये आपके सिलेबस में भी आगे मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक। न्यू क्लासिकल, नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल एज। ये कब से स्टार्ट होता है, 1660 से 1798, इस पूरे पीरियड को बोलते हैं, है ना। और अलग से हम जाएंगे तो रेस्टोरेशन हो जाता है ये। न्यू क्लासिकल में सेम यही सारी चीज़ें इस पूरे एरा में यही रहा है। रीज़न को ज़्यादा महत्व दिया गया, है ना। ऑर्डर, सारी चीज़ों को जो गलत हैं उनको करेक्ट करना, और सटायर। हेरोइक कपलेट फेमस रहा इस एज में। और 3 एजेस, ये आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तब आपको समझ में आएगा। इसके राइटर मेजर हैं पोप, आपको अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना होगा। स्विफ्ट, है ना, जोनाथन स्विफ्ट, एडिशन, स्टील, रिचर्ड स्टील और डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन या पेन जॉनसन। और इसमें भी आपको फीचर, राइटर, लिटरेरी टर्म, है ना, इसको ज़्यादा नहीं देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक एज। रोमांटिक एज स्टार्ट होती है 1798 टू 1837, ठीक। 1798 से जब लिरिकल बैलेड आया आपका, तब आपकी रोमांटिक एज स्टार्ट होती है और 1837 तक रहती है। 1832 मिलेगा, 30 मिलेगा, 37, वो अलग अलग डिस्क्राइब्ड है लिटरेचर के अकॉर्डिंग या हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक। इसमें किसको इम्पोर्टेंस दी गई, नेचर को, इमोशन को, इमेजिनेशन को और इंडिविजुअलिज्म को, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि नेचर ही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आप थोड़ा सा नेचुरल रहिए, इमोशंस, फीलिंग्स को ज़्यादा
क्योंकि पहले राइटिंग क्या होती थी, बुद्धि से लिखी जाती थी, है ना, उसमें कितनी भी ट्रिकी चीज़ें लिख दें, कितनी स्मार्ट चीज़ें लिख दें। फिर जब रोमांटिक एज आया तो कहा नहीं, हमें ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाना है, चीज़ों को सॉफ्ट रखना है, नॉर्मल रखना है, नेचुरल रखना है, जो एक्चुअली फीलिंग्स होती हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। ये कब स्टार्ट होता है, लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था कॉलरिज के साथ मिलके, तब से ये स्टार्ट होती है रोमांटिक एज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके मेजर राइटर्स थे आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सैली, कीट्स और बायरन। कोटेशन इस टाइम के कोटेशन मीन्स जो भी डेफिनीशंस रही हैं रोमांटिक एज की या विलियम वर्ड्सवर्थ की, कॉलरिज की, कीट्स की, है ना, इनकी डेफिनीशन इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। थीम क्या रही है, नेचर की ओर लौटो, रूसो ने जो नारा दिया था उससे, है ना। और इम्पॉर्टेंट पोएम इस टाइम की जो भी रही हैं, कीट्स की, सैली और सभी की जो भी इम्पॉर्टेंट पोएम रही हैं, जिनको आप खुद ही जानते हैं बहुत सारी, ठीक, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि कीट्स, सैली, वर्ड्सवर्थ आपके सिलेबस में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज है आपकी 1837 टू 1901, 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एज आपकी रहती है। इसमें रियलिटी को, जो एक्चुअली हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई, मॉरलिटी और इंडिविजुअल रिवोल्यूशन कि आपकी क्या, चलिए देखते हैं। साइंस वर्सेस रिलीजन, इसमें साइंस को प्रायोरिटी दी गई। साइंस और रिलीजन के बीच में कौन सही कौन गलत, क्या इम्पोर्टेंट क्या नहीं इम्पोर्टेंट, इसको कंपेयर करना, और इस पे बेस्ड ज़्यादातर राइटिंग रही। आपके जो मेन राइटर्स रहेंगे वो डिकेंस, टेनिसन, हार्डी, आर्नोल्ड, जॉर्ज एलियट, ये सब आपको तो पढ़ने ही पढ़ने होंगे। जो भी एजेस हैं उसके मेजर राइटर और उस एज में क्या इम्पोर्टेंट रहा वो आपको पढ़ना है। नॉवेल्स, पोएट्री और सोशल इशू, ये सब मेजर पॉइंट रहे इस टाइम के, तो आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न एज 1901 से स्टार्ट होती है, 1901 से, और अब तक चल ही रही है। या फिर पोस्ट मॉडर्न आएगा, है ना, तो 39 या 19 माना जाता है। मॉडर्न एज के अंतर्गत आपको पूरा इधर का देखना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या बताया गया, एलिनेशन, साइकोलॉजी, सिंबलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका वर्ल्ड वार, इसका जो भी इम्पैक्ट रहा हमारे लिटरेचर पोर्शन में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड वार की वजह से हमारी लिटरेचर या पोएट्री काफ़ी चेंज हो गई थी। इसमें मेजर राइटर आपके टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयसी और वर्जीनिया वुल्फ और बकेट, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ये आपके सारे ही राइटर इम्पॉर्टेंट हैं। लिटरेरी मूवमेंट और मॉडर्न टेक्निक, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक, इतना ही दिया गया है, या फिर स्टार्टिंग के एजेस को छोड़ के अभी तक का दिया गया है। पोस्ट मॉडर्न भी नहीं दिया गया है, तो आपको पोस्ट मॉडर्न एज नहीं पढ़ना है, पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा है ना। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इनको हम शॉर्ट में देखेंगे, आपको पता ही है, और ये तो रिवीजन के लिए भी अच्छा है। सिमिली, बहुत ही बेसिक सी आपकी फिगर ऑफ स्पीचेस दी गई हैं। सिमिली आपको पता है, कंपैरिजन होता है दो वस्तुओं के बीच में, लाइक और एज, अगर आपको मिलता है तो वहाँ आप सिमिली ही लगाएंगे, इसके अलावा नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, एज ब्रेव एज अ लायन, वह लायन की तरह, शेर की तरह ब्रेव है। एग्ज़ाम फोकस क्या रहेगा आपका, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, है ना। एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यही आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा इस पोर्शन में। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर में क्या होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, इसमें एज या लाइक वर्ड खाली नहीं यूज़ होगा, बाकी एज सिमिली की तरह ही रहेगा, है ना। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइक अ मनी, ऐसे
तो आपका टाइम इज़ मनी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया मेटाफर का। डिफरेंस फ्रॉम सिमिली, इसके बीच में क्या डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली के, तो वो आपको बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स में दिखाया जाता है। जैसे चंदा मामा, सूरज चाचू, पृथ्वी को माता माना गया है ना, नेचर की गोद, इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। नेचर बिहेव लाइक ह्यूमन, नेचर कैसे काम करती है, जैसे कि कोई इंसान कर रहा हो, है ना, तो इस तरह का। द विंड विस्पर्ड, जो हवा है वो फुसफुसा रही है, फुसफुसाने का काम इंसान करते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है या क्या है ना। सेम आपका जो पूछने का तरीका रहेगा वो तो सब में एक ही जैसा रहेगा, बस आपको फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़नी है। नेक्स्ट है हाइपरबोल, कोई भी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाना, है ना, बहुत ज़्यादा कि उसने रो रो के समुंदर भर दिए, है ना, जानी ने रो रो के समुंदर भर दिए, ऐसे। आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुमको मिलियंस टाइम बताया कोई बात को, है ना, ऐसा तो है नहीं कि मिलियन टाइम बताएगा कोई। फिगर ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना है, सब में वही होगा। एलिट्रेशन, इसमें किसी साउंड को जो है वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, उसको आपको पढ़ना है। रिपीट हो रही है कौन सी साउंड, वही आपको वर्ड पहचानना है कि ये एलिट्रेशन में क्या होगा, कॉन्सोनेंस है या फिर एजोनेंस। वाइल्ड वाइंड विसल्स, वह साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। साउंड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एलिट्रेशन में। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया है ना, इसमें जो है साउंड रिपीट होती है, बाकी ओनोमोटोपोइया में क्या होगा, वर्ड इमिटेट साउंड, वर्ड के थ्रू उस साउंड को बताया जाता है, ठीक। जैसे बर्ड्स, हिज, बैंग, है ना, चिड़िया का चहचहाना, तो इस आवाज़ को एक नाम दिया गया है, तो उस नाम के स्पीच को पार्ट ऑफ स्पीच को ओनोमोटोपोइया बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको उस वर्ड का पता होना चाहिए, भौंकना, काटना, है ना, हिस हिस, हिनहिनाना, ऐसे। ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे जाएंगे, है ना, कंट्राडिक्टरी पेयर। स्वीट सौरो, स्वीट भी है सौरो भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पेन, पन, पन जो है वो श्लेष अलंकार आई थिंक होता है, जिसमें एक शब्द होता है और उसके कई मीनिंग होते हैं। वर्ड विद डबल मीनिंग, किसी शब्द के डबल मीनिंग। वन वर्ड टू मीनिंग, ठीक। नेक्स्ट है सनकडोक, सनकडेक, या कुछ लोग सनकडेचे भी पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ होल या होल ऑफ पार्ट, किस बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट या छोटे पार्ट का बहुत बड़ा पार्ट दिखाया जाता है इसमें, है ना। इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना होगा, ऐसे शॉर्ट में काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है मेटोनिमी, ये सब इम्पॉर्टेंट, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। मेटोनिमी, रिलेटेड ऑब्जेक्ट रिप्लेस ओरिजिनल, है ना, जैसे कि मेटोनिमी क्या होगा, किसी चीज़ को डायरेक्ट ना बोल के उससे रिलेटेड चीज़ बोलनी। जैसे किंग के लिए क्राउन वर्ड का यूज़, उस क्राउन बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे किसी किंग या क्वीन की बात हो रही है ना, मेटोनिमी में, ठीक। नेक्स्ट है यूफेमिज्म, ये सब एक साथ हैं, एक में आ नहीं पाया था आई थिंक। चलिए नेक्स्ट है मेटोनिमी हो गया। यूफेमिज्म, कोई बुरी चीज़ को अच्छे शब्द में एक्सप्रेस करना। कोई किसी की डेथ हो गई तो कहेंगे कि अरे वो मर गया, तो अच्छा नहीं लगे, ही पास अवे, वो चले गए, वो गुज़र गए, तो ऐसे बोलना कि बहुत बुरा ना लगे, सॉफ्ट लगे, हार्श आइडिया को सॉफ्टनेस के साथ प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी
एड्रेसिंग absent पर्सन या ऑब्जेक्ट, जो चीज़ वहाँ नहीं प्रेजेंट है उसको आवाज़ देना। स्पीकिंग टू समवन नॉट प्रेजेंट, जैसे ओ डेथ, डेथ कहाँ है, आसपास तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन जो है उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसमें आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। अगर ये नहीं है तो आपके चांसेस हैं कि अपोस्ट्रॉफी भी नहीं है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस, ये आपका ऑक्सीमोरन जैसा ही होता है। इसमें दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है एक सेंटेंस में। स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्डन, सिल्वर और गोल्डन ये दोनों अपोजिट दिखाया गया है। ट्रांसफर्ड इपिथेट, ट्रांसफ़र इपिथेट में एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी अनदर नाउन से, है ना। स्लीपलेस नाइट, वेरी वे, ये वर्ड्स आएंगे तो ट्रांसफर्ड इपिथेट होगा। स्लीपलेस नाइट, इंसान सोता है, नाइट तो सोती नहीं है, तो हाँ इंसान को रिप्लेस कर दिया गया है। रेटोरिक एंड प्रोसोडी, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है ना। रेटोरिक क्या होता है, आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग या राइटिंग होता है। प्रोसोडी क्या होता है, स्टडी ऑफ पोएटिक स्ट्रक्चर। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट है और नया नहीं कहेंगे, वैसे तो पढ़ के जाते हैं पीजीटी के बच्चे। नेक्स्ट मीटर, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मीटर जैसे कितने मीटर की लाइन है, जिसको आप छंद बोलते हैं, है ना। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, आयम्बिक, ट्रायोकी, एनापेस्टिक, डैक्टाइल, कितने टाइप के होते हैं। तो ये मीटर जो हैं 4 ही टाइप के होते हैं, और इनकी जो राइम स्कीम है वो आपको पढ़नी होगी कि कितने स्लेबल होते हैं किसी मीटर में, है ना। आयम्बिक में कितने होते हैं, 3, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ऐसे करके स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, है ना। 2 साउंड 3 साउंड मिला के 4 साउंड मिला के मीटर बनता है। फुट, स्मॉलेस्ट रिथमिक यूनिट, फुट छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के फुट बनते हैं, हम सॉरी। 2 और मोर सिलेबल मिलके फूट बनाते हैं, जैसे आयम बनाया, ट्रॉकी, है ना। ये सब इंटरलिंक्ड हैं इस टॉपिक, सिलेबल, मीटर, फूट, है ना। राइम क्या है आपको पढ़ना होगा। सिमिलर एंडिंग साउंड, लास्ट में जो साउंड मैच होती है जिसको राइम स्कीम बोलते हैं, जैसे ABBA, CD, ये आपकी पेट्रोर्कियन सोनेट की राइम स्कीम है, इस तरह की। तो राइम क्या है, राइम पढ़नी होगी, राइम स्कीम याद करनी होगी आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है। सोनेट वगैरह की, सोनेट की, बैलेड की, है ना, ओड, 4 लाइन के स्टैंजा, 2 लाइन के स्टैंजा, कपलेट, है ना, इन सब की। रिदम क्या होता है, म्यूज़िकल फ्लो ऑफ पोएट्री, पता ही होगा आपको, फिर भी आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दूसरी तरह से पढ़ना होगा। सेजुरा क्या होता है, पॉज विद इन अ पोएटिक लाइन, एक, ये तो आपने रटा ही होगा, सेजुरा, पॉज इन द मिडल। नेक्स्ट है एंजाममेंट, सेंटेंस कंटिन्यू टू नेक्स्ट लाइन। एंजाममेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए भी, है ना। किसी लाइन को फुल स्टॉप ना देना, और उसको जैसे कोई लाइन हमने स्टार्ट की और उसको एंड तक ले जाते हैं, पर इसमें क्या होता है, दूसरी लाइन, पहली लाइन को दूसरी लाइन में कंटिन्यू करते हैं और बीच में कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। पंक्चुएशन नहीं लगाया जाता है इसमें, है ना, कॉमा भी नहीं देंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के पहले, सीधे ही चले जाते हैं। रन ऑन लाइन, लाइन कंटिन्यू रहती है, 1 2 3 4 तक भी कंटिन्यू रह सकती है ना। फिर आता है आपका सेक्शन D, मेजर स्टैंजा फॉर्म। कितना टाइम हो गया है। मेजर स्टैंजा फॉर्म में आपको क्या होगा, सोनेट पढ़नी है, 14 लाइन्स होती हैं, है ना। शेक्सपियरियन, पेट्रोर्कियन और स्पेंसरियन सभी पढ़ना है आपको, हमने यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, पर आपको सारी ही पढ़नी है। बैलेड क्या होता है, नैरेटिव पोएम होती है 4 लाइन की, फॉक ओरिजिन होता है इसका, है ना। एलिजी क्या होती है, पोएम ऑफ मॉर्निंग, सैड
सॉन्ग होता है ना, किसी की डेथ पे लिखा जाता है। और ग्रे की फेमस एलिजी है। आपको और भी राइटर्स की एलिजी यहाँ पे पढ़नी होंगी, इतने में काम नहीं चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जितना आपकी टेबल में दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। ओड क्या होता है? सीरियस लिरिक पोएम होती है। प्रेज बताया जाएगा या मेडिटेशन। कीट्स ने लिखा है ओड टू ग्रेशियन ऑर्न, जिसमें आपकी बहुत अच्छी फेमस लाइनें हैं, है ना। टाइप ऑफ ओड पूछेंगे इसमें। सोनेट में स्ट्रक्चर पूछते हैं। बैलेड में फीचर पूछते हैं, बैलेड के नेम पूछेंगे, है ना। एलिजी में आपकी डेफिनेशन पूछते हैं और एग्जांपल्स पूछा जाता है। ओड में टाइप ऑफ ओड, पिंडारिक ओड, क्लासिकल ओड, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका इपिक। इपिक भी इम्पॉर्टेंट है। और लॉन्ग हेरोइक नैरेटिव होता है ये। नेशनल हीरो जैसे कि आपका मिल्टन का फेमस है पैराडाइज लॉस्ट, है ना, होमर, ये आपके इपिक पीछे जाएंगे, इसमें भी आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। मॉक इपिक क्या होता है? इपिक स्टाइल ऑन ट्रिवियल सब्जेक्ट। इपिक को ही कॉपी किया गया है, सारी चीज़ें हैं, इपिक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, पर इसमें क्या कर देते हैं, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो तुच्छ सा होता है, कोई बेकार सा बहुत माइनर सा मीन टॉपिक ले लिया। इपिक क्या है कि किसी भगवान की बात करेंगे। मॉक इपिक क्या है? जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब सैटर्न नहीं है, अपोजिट का मतलब है किसी छोटे से टॉपिक को। अलेक्जेंडर पोप का बहुत ही फेमस क्या रहा है? रेप ऑफ द लॉक, जिसमें एक लट को काट दिया था बैरॉन ने शायद, तो उसके बारे में पूरा का पूरा इपिक ही लिख दिया, तो वो कहलाया मॉक इपिक। टाइप ऑफ नॉवेल। टाइप ऑफ नॉवेल आपको बताने होंगे, है ना। कितने नॉवेल्स हैं हमने मेजर यहाँ पे इंक्लूड किया है। पिकारेस्क्यू, एडवेंचर ऑफ अ रफ रोग, यहाँ पिकारेस्क्यू में एडवेंचर दिखाया गया है, जैसे टॉम जोन्स बहुत ही फेमस वर्क है आपका फील्डिंग का, है ना। डेफिनेशन पूछ सकते हैं इसकी। हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होता है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड होता है। वाटर स्कॉट ने इसको लिखा है हिस्टोरिकल नॉवेल को। एपिस्टलरी नॉवेल क्या होता है? पत्राचार, रिटन इन लेटर के थ्रू किसी उसको ये छोटे छोटे लेटर्स में पब्लिश होता है। पामेला इसका बेस्ट एग्जांपल है, रिचर्डसन ने लिखा है। नेक्स्ट है गोथिक। गोथिक नॉवेल किसको कहते हैं? भूत प्रेत वाला, मिस्ट्री और हॉरर और सुपरनैचुरल चीज़ों को जिसमें ऐड करते हैं वो गोथिक, जिसमें खंडहर में भूत दिखाए जाते हैं। कैसल ऑफ और टोरंटो, है ना। होरेस वॉल्प, ये सारे ही राइटर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि मेरी टेबल में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इंक्लूड हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होता है? इनर थॉट एंड माइंड, मिसेस डॉलोवे, वर्जीनिया वुल्फ का। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है। अचानक से जो भी थॉट आया उसको लिख दिया बिना सोचे समझे, है ना, बिना ये करे कि ये सही होगा कि नहीं सही होगा, लिखना, कुछ सोचना नहीं है, बस लिख देना है। साइकोलॉजिकल। सोशल नॉवेल क्या होते हैं? सोशल प्रॉब्लम पर बेस्ड होते हैं, जैसे हार्ड टाइम आपका डिकेंस ने लिखा है ना। रिलीजियस नॉवेल क्या होते हैं? पार्टिकुलर लोकेलिटी, जो उस जगह से बिलोंग करते हैं आसपास के, उधर लिखा जाता है। या फिर रिलीजियस रीजनल नॉवेल, सॉरी हमने शायद गलत बोल दिया, रीजनल नॉवेल। रीजनल नॉवेल क्या होता है? एक राइटर होता है, वो एक रीजन या एक एरिया को चूज़ करता है, एक इमेजनरी नाम देता है और उसी पे बेस्ड अपनी स्टोरीज़ लिखता है ना। जैसे रिटर्न ऑफ द नेटिव एग्जाम्पल है आपका ये हार्डी का। हार्डी ने कौन सा यूज़ किया था रीजनल थीम? मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही फेमस रहा है, से किसी ने बॉज अपना यूज़ किया है रीजनल नेम, सॉरी वो पेन नेम है क्या है, सॉरी, इनके बहुत फेमस वर्ड है, याद ही नहीं आ रहा मुझे। R.K. नारायण का भी है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जेम्स जॉयसी ने स्टार्ट किया था। फ्लो ऑफ थॉट, ये वही चीज़ हो गई आपकी साइकोलॉजिकल नॉवेल, ठीक। फॉर्म ऑफ ड्रामा। ड्रामा क्या है? कितना है? चलिए ड्रामा देख लेते हैं खाली।
है ना। फॉर्म ऑफ ड्रामा, कितने तरह के होते हैं ड्रामा, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। ट्रेजिडी क्या है, कॉमेडी क्या है, फार्स क्या है, ट्रेजी कॉमेडी क्या है ना। ट्रेजिडी ग्रेट ऑफ फॉल ऑफ ग्रेट हीरो, जो आपका हीरो है उसके साथ कोई ट्रेजिडी हो जाए, है ना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या यूज़ किया जाता है, कैथारसिस का यूज़ किया जाता है, जैसे मैकबेथ और हैमलेट में। ये बेस्ट एग्जांपल हैं आपकी ट्रेजिडी का। हालांकि अरिस्टोटल की थ्योरी डिफरेंट है ट्रेजिडी को लेके, तो आपको ये भी पढ़ना होगा। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी और अरिस्टोटल ने जो बताया है ट्रेजिडी के रूल्स, वो सारे। कॉमेडी हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक, जैसे एज यू लाइक इट शेक्सपियर का। ट्रेजी कॉमेडी मिक्स ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, दोनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, थोड़ी बहुत सीरियस होगी और उसकी हैप्पी एंडिंग होगी, सब मिल जाएंगे बाद में। शेक्सपियर के रोमांसेस जो हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। फार्स क्या है, एग्जैगरेटेड ह्यूमर, एब्सर्ड सिचुएशन, किसी ह्यूमर को प्रेजेंट करना, मजाक उड़ाना टाइप में, है ना। दे कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होगा, सटायर ऑन अपर क्लास सोसाइटी। उस टाइम पे बहुत लिखे गए अपर क्लास सोसाइटी, जो फैशन समझ के अजीब अजीब हरकतें करते थे, उसको जो है हंसी का पात्र बना दिया गया राइटिंग में। जैसे ऊंचा ऊंचा जोड़ा लगाती थी लेडीज़, तो उस पर भी काफ़ी राइटिंग की गई हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर पे आएंगे। प्रॉब्लम प्ले कौन कौन से होते हैं, सोशल इशू पर बेस्ड जो प्लेस होते हैं वो प्रॉब्लम प्ले में आएंगे। इसमें रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, गॉल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्ले लिखा है और हेनरी इब्सन ने भी लिखा है। मेलोड्रामा क्या होता है, इमोशन एंड सेंसेशनलिज्म को कंबाइन किया जाता है मेलोड्रामा में, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गुड और इविल के बारे में कि क्या सही क्या गलत, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है मास्क क्या है, कोर्ट एंटरटेनमेंट। इसमें क्या होता है, मास्क पहन के जो है परफॉर्म किया जाता है पोएम को, मिल्टन ने कॉमर्स लिखा है। और म्यूज़िक होता है, डांस होता है, माइथोलॉजी होती, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक, प्रेजेंट किया जाता था ये कैसल्स में। चलिए आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट में हम जो है हमारे राइटर्स जो हैं उनको पढ़ेंगे, और हमारे जो क्रिटिक हैं, मेजर लिटरेरी क्रिटिक, उनको देखेंगे, है ना। और जो भी सिलेबस में राइटर्स दिए गए हैं कीर्सल, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन्होंने कौन से मेजर वर्क्स लिखे हैं, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे।